उत्तर प्रदेश में जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है उसकी नियमावली वर्ष 2022 में ही जारी की गई थी। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे कि एज लिमिट कब से कब तक काउंट होती है इस नियमावली के अनुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 से 5 सालों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है और अब कब आएगी ये भी भविष्य के गर्त में है। इस दौरान कहीं आप ओवर एज तो नहीं हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखी गई है इस नियमावली में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सुपर टेट में क्या महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, इसे भी जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020 है, ये सिर्फ आयोग गठन के लिए क्या प्रावधान होगा उसके बारे में बताया गया है। और जो शिक्षक भर्ती होगी वो पहले से जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है बेसिक के लिए उसके अंतर्गत ही होगी, और जूनियर के लिए 1978 है उसके अंतर्गत होगी, और जो उच्चतर शिक्षा नियमावली है उसके अंतर्गत वो होगी। ये सिर्फ आयोग गठन के लिए नियमावली है। कहने का मतलब कि अभी जैसे प्राइमरी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो आयोग है वो परीक्षा का आयोजन करता था। माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग करता है, और उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग करता है। इन सबको मर्ज करके एक आयोग जो बनाया जाएगा, उस आयोग को बनाने की नियमावली क्या होगी उसके लिए ये उच्च शिक्षा सेवा चयन नियमावली 2020 में इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, और जो राज्यपाल थे उनके समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। इसमें कितने अध्याय हैं ये सब कुछ आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कोई एक आयोग बनता है तो सबसे पहले उसके लिए सदन से इसको पास करना पड़ता है। वही सब बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आपके लिए बेहद जरूरी ये समझना है कि आपकी आयु कब से काउंट होगी। इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020 में अध्याय 4 पर जब आप जाएंगे तो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में मेंशन किया गया है, और चयन हेतु कार्यवाही यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 18 का पॉइंट 1 में यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन नंबर पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय में लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर चयन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि एक ही आयोग का गठन होना है जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती होगी, प्राथमिक शासकीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती होगी, जूनियर अशासकीय और जूनियर शासकीय यानी कि प्राइवेट जिसे आप एडेड बोलते हैं, जूनियर एडेड बोलते हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की खुद की स्कूल होते हैं उसमें भी, और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो होने वाली भर्तियां हैं उसमें भी, और माध्यमिक में होने वाली भर्तियां, सब कुछ भर्तियां अब सिर्फ एक यही आयोग करेगा। इसलिए यहां पर अलग अलग सबके बारे में मेंशन किया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर पॉइंट में आयु के बारे में लिखा गया है। पॉइंट क, अध्यापक अथवा शिक्षणेतर वर्ग कर्मचारी के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञप्ति की जाएंगी निम्नवत होंगी। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि देखिए, एक होता है कैलेंडर वर्ष और एक होता है शैक्षणिक सत्र। तो जो शैक्षणिक सत्र होता है वो आपका, या फिर जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, लेकिन जो कैलेंडर वर्ष होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है। यानी कि इसमें साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि जो आपकी एज काउंट होगी वो उस कैलेंडर वर्ष में अगर वैकेंसी आ रही है तो उस साल के जुलाई 1 तारीख थ्रेशोल्ड डेट मानते हुए आपका एज काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर 2023 चल रहा है और 2023 के जनवरी फरवरी कभी भी वैकेंसी आई तो इस साल 2023 के 1 जुलाई को थ्रेशोल्ड डेट मानते हुए आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, अब ये एज में क्या होगा, कैसे होगा, इसके संबंध में आप पहला वाला पॉइंट देख सकते हैं जो कि बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट आयु। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो नियमावली बन रही है ये एक तरीके से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके लिए नियमावली है, और जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही होगी। उसमें जो कुछ भी प्रावधान किया गया है उसी को लागू किया जाएगा। यानी कि एज जो आपका एज में छूट दिया जाएगा या फिर जो कुछ भी होगा वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 6 में मेंशन किया गया है, जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40 वर्ष तक अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। ओबीसी SC ST का स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार से रिलैक्सेशन देती है उस प्रकार से आपको आयु में छूट दिया जाता है।
यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी 40 और इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं। और आपकी एज कब काउंट होगी, तो इस नियमावली के अनुसार आपकी एज जो है वो जिस वर्ष वैकेंसी आएगी उस वर्ष के 1 जुलाई को आपकी डेट काउंट की जाएगी। उम्मीद करता हूं एज लिमिट से जुड़े जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आप 28 नंबर का पॉइंट देख सकते हैं। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट का क वाला पॉइंट आप देख सकते हैं प्राइमरी के लिए लिखा गया है। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और निम्नवत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित करेगा। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की बात की गई है व संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद के संबंध में यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आप पहला पॉइंट देख सकते हैं। दूसरे के क का पहला पॉइंट देखिए, 2 घंटे कालावधि की लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यहाँ पर अभी जो सुपर टेट की परीक्षा होती है, अगर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की बात करें तो उसमें लिखित परीक्षा थी जिसमें कम से कम एक लाइन या फिर एक शब्द में आपको लिख करके उत्तर देना होता था। तो उस समय जो 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया था। और अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है उस आयोग के नियमावली में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी यानी सुपर टेट वो 2 घंटे का होगा। इसके अलावा प्राइमरी में कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत नहीं किया गया है। इंटरव्यू का जो प्रावधान है वो हायर क्लासेज में होगा। और इसके बाद से जो एक तरीके से परीक्षा का जो मार्क्स होगा कट ऑफ बना करके वो आयोग जो होगा वो शिक्षा निदेशालय को भेज देगा और शिक्षा निदेशालय उस पर आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर एक कानून ये भी बना देना चाहिए कि 1000 ही सही, 2,000 सही, 10,000 सही प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आनी चाहिए, ताकि कम से कम 5 वर्ष तक अभ्यर्थियों को वेट ना करना पड़े। जब आप 5 साल बाद बल्क में वैकेंसी देते हैं 50,000, 60,000, तो उससे अच्छा ये है कि जब हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल 10 से 15 हज़ार टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो आप वहीं 10 से 15 हज़ार की वैकेंसी हर साल दर साल जब निकालेंगे तो कम से कम जो बेरोजगारी है इस समय बीएड, बीटीसी और बीएड कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों में वो बेरोजगारी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बीएड बेरोजगार संख्या की बात करें तो लगभग 15 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। डीएलएड की बात करें तो लगभग 10 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और बीएड और डीएलएड दोनों को मिला ले तो लगभग 25 लाख के आसपास सिर्फ उत्तर प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक इस प्रकार का भी अभ्यर्थियों के फेवर में कानून बनाना चाहिए कि हमारे पास 10,000 सही, 2,000 सही, 5,000 सही जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, जिस प्रकार से केवीएस पीआरटी की वैकेंसीज लगातार आती हैं, साल 2 साल 3 साल के गैप पर आती ही रहती हैं, उसी प्रकार से इन सब में भी निश्चित तौर पर एक कानून बना देना चाहिए कि हर साल वैकेंसी आएगी, भले ही 4-5 हज़ार 10,000 जो भी देना होगा हर साल दिया जाए, ताकि कम से कम पंचवर्षीय योजना बन करके ना रह जाए कि जब चुनाव आएगा तब वैकेंसी जारी होगी, चुनाव नहीं है तो वैकेंसी जारी नहीं होगी। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें रुकनी चाहिए। एक राजनीतिक लाभ के लिए निश्चित तौर पर बीएड, बीटीसी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी भी सत्ता को नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।